रोजगार, अर्थव्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों से शुरू हुई थी, वो लड़ाई अब खुलकर मुस्लिम आरक्षण, राम मंदिर, रामनवमी, धर्म भेद और रंग भेद के इर्द गिर्द घूमने लगी है। जहां लालू यादव खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर सफाई तो जरूर दी। ओवैसी चुनावी मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी के अंकल यानी अंकल सैम यानी सैम पित्रोदा भारत में चीन, अफ्रीका तलाश रहे हैं। और अब तो आबादी वाली वो लिस्ट भी बाजार में आ गई है, यानी चुनावी बाजार में आ गई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 65 सालों में भारत में बहुसंख्यक यानी हिंदू घट गए हैं और मुसलमान बढ़ गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि राहुल गांधी की नानी भी अब सीए को वापस नहीं ले सकती है। यानी चुनावी हमले दिन ब दिन और आक्रामक होते जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का कहना है कि अब की बार पीडीए वाली सरकार बनना तय है, कोई कुछ भी कर ले, बीजेपी का विपक्ष में बैठना तय है। यानी वार पलटवार और तीखे हो रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्र आज मेरे बीच में मौजूद हैं और उन्हीं के साथ होगी देश की सबसे प्रामाणिक, देश की सबसे बड़ी चर्चा, ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण, कौन जीतेगा 2024 का रण। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के एक पुराने वीडियो का जिक्र कर ताजा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी आरक्षण पर खुलकर अपना स्टैंड साफ किया था। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए, क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए नहीं कहा, नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी पूरे विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग, इन लोगों को वोट बैंक का इतना डर सताता था, सपा कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुस्लिम फैक्टर चुनाव में लाना जरूरी था। देखिए, हम नहीं ला रहे, कांग्रेस ला रही है जी, और जब जब कांग्रेस लाएगी हमें जवाब देना पड़ेगा। जिहाद कांग्रेस लाई, राम मंदिर पे बुलडोजर कांग्रेस लाई। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रिजर्वेशन दे। अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं, जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में बाकी का रण अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और आज की बहस के मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने क्या विपक्ष को फंसा दिया है? आज की डिबेट का पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है पीएम मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर आने पर मजबूर कर दिया है। और तीसरी बात, क्या बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है? क्योंकि एक तरफ अगर सपा, कांग्रेस, ओवैसी, लेफ्ट, आरजेडी तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है? यह भी आरोप है। आज इन 3 बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक और बड़ी चर्चा। आइए मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां, इस देश की जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, जो हर बार वोट देती है और चुन के लाती है।
गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव आरजेडी पार्टी की नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। इंडिया अलायंस के घटक दल है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा आता हूं कंचना यादव आपके पास। क्या आपको लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? 50 सेकंड। देखिए अमित जी, हमारे बीच में युवा बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी। यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग। मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है। और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़। और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी? सरकारी नौकरी की बात सुनी? पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो ये कौन कर रहा है? गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं इधर अगर बात करूं, सवाल जरूर पूछिएगा। राम गोपाल यादव, इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है, क्या कह रहे थे मालूम है? भव्य राम मंदिर का नक्शा थोड़ा खराब है। अरे नक्शा नहीं खराब है, जहां प्रभु राम आ गए तो नक्शे की क्या मजाल है? वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नीयत खराब है, ये बात आप जान लीजिए। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है? भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है। लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है। दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के, आवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ता चला जाएगा। अभी जो उत्तर, ठीक है, इस देश का नक्शा बिगड़ जाएगा। एक सेकेंड, पहले एनडीए के दूसरे पार्टनर आ जाए। सर, तो नक्शा कौन बिगाड़ रहा है देश का? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो छोटी मोटी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की सदस्य हैं। हम बिल्कुल सबका साथ, सबके विकास में यकीन करने वाले एनडीए हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला एनडीए है। अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप टारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी न किसी का वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए जवाब देगा उस पर।
नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना? अगर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, यदि जो जितनी तरह की योजना है, क्या अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिला? मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ये ध्रुवीकरण करते हैं, ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसे कह रहे हैं। चाइना का टीवी छोड़िए, भारत कहां से आ गया? मैं तो वो कह रहा हूं, यानी कि जब उत्तर नहीं है, जब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है, यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं, एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? कौन है वसुंधरा राजे के बेटे? क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला? 50 गिना दूंगा नाम आपको। लेकिन गौरव भाटिया, जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तकलीफ है। मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अखिलेश यादव का भाषण आपने सुना नहीं, और मैं आपको बताऊं कि वो सुनने लायक कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिबेट में आना होता है। तो मैंने उनका वक्तव्य सुना और गलत हूं तो मेरे साथी हैं, मुझे तुरंत कहे गौरव भाटिया गलत बोल रहे हो। उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है? कह रहे जोश में बोल दिया होगा। अब बताओ, जोश में वोट जिहाद कर रहे हैं। अगर भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं इस तरह की मानसिकता रख लें तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक सीट नहीं आएगी, याद रखना। दूसरी बात, और मैं फिर से कहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी 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 जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मोहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। अब क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी। और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टीकरण ही तो है। राजकुमार अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की, हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक ये भाषण की लाइन थी। अच्छा एक बात बताइए, 2.5 मिनट बोला, आप उनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने कहा जोश में बोल दिया वोट जिहाद। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हां, तो बटोले जी को पता नहीं है। बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी अनलिमिटेड होती है बेशर्मी। लड़कों से गलती हो जाती है, नहीं बोलने देंगे, ये रेप हुआ नहीं बोलने देंगे, लगातार बात करिए। अच्छा मेरा निवेदन है, कोई टिप्पणी करेंगे मैं इनको याद दिलाऊंगा। अरे अच्छा, एक मिनट ये बोले, एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिए। तुष्टीकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत है? नहीं, वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। आप हिंदी के मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। मैं 2 सवाल है, मैं आसाम से हूँ, तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? जी ये सवाल है। और नहीं, मैं जो आपके साथ हुआ,
जो एक श्रीवास्तव नहीं लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या, मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंग भेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां यूपी भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिख भी है, यहां साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं। और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला? जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके, विवेक सत्यप्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस का समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? बड़ा पुराना सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार-बार पूछेंगे, एनी राजा को रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट, बड़ा बचकाना सवाल है, बहुत बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना सवाल और यहाँ कांग्रेस को आके बचाते हैं। ये सवाल हटाइए, बड़ा बचकाना सवाल है। बचकाना, इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका सवाल बचकाना है। किसका सवाल है? 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पे भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट। तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी, 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। पाकिस्तान रोजगार पे बात करिए। रोजगार पाकिस्तान कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे भी। फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। ये रोजगार पे बात करिए सर। ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी, हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए, जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख। रोजगार समस्या बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला सर। तो आपने अभी क्या बात? आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार के 3 आंकड़े दिए, क्या दिए बताइए? इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिख रही? रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए, ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार, कितने नौकरी दी? ओके, जवाब। क्या आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है?
देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये बोर्ड जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है। बताइए, अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए, लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए, संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक है, मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है, नहीं हमें नहीं, हम तो यही खा अरे आप यही नहीं, हमें अरे नहीं ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप, बीच का तरीका ये क्या तरीका? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे। तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने। नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड नहीं, ये शट अप, नहीं जस्ट शट अप। मर्यादित आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछेगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं। आप उनके साथ रहकर विरोध करते हैं। एक सेकंड, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। लेकिन मैं विषय पर आता हूं, विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो बड़ी है। उसमें जहां मुस्लिम आबादी बड़ी है उसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है। क्या आपको लगता है, और बीजेपी कह रही है कि यह कांग्रेस का तुष्टीकरण है? देखिए बिल्कुल तुष्टि। अब आबादी बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मैं तुष्टि आपको वजह बताता हूं। 3 कारण है, इन्होंने तो रिपोर्ट देखी है नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं। पहली बात, जब घुसपैठिए आए, हम लोग कहते हैं घुसपैठिए घुस नहीं सकते, जो कांग्रेस के समय में घुसे उन्हें भी बाहर फेंकेंगे, तो ये रोहिंग्या प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। जब उनके धर्म के आधार पर उनको वोट बैंक समझोगे और उनको आप वोटर आईडी दोगे, आधार कार्ड दोगे, तो ये बिल्कुल समस्या है, क्योंकि वो हक किसका मार रहे हैं? भारतीयों का। दूसरी बात, ये कहते हैं बच्चे कहां से आए? बच्चे तो भैया ऊपर वाले ने दिए, लेकिन नौकरी मोदी देगा, क्योंकि कहते हैं जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा होता नहीं है। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो जो तुष्टीकरण करती हैं यही पार्टियां उसका विरोध करती है। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन का, हम सब जानते हैं किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है। क्या आपको लगता नहीं है
कि ये बीजेपी इसको तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है, जो तुष्टीकरण की नीति रही कांग्रेस पार्टी की और उसके अलायंस पार्टनर्स की। ये रिपोर्ट डिपेंडेबल नहीं है, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुआ था उसके बारे में मेरे फ्रेंड मुझे बताएं, और इसको टाइमिंग के हिसाब से इस वक्त जारी किया गया है, इलेक्शनों के बीचों बीच, जिससे हिंदू पोलराइज हो, उसमें डर बैठे कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। क्यों हिंदू पोलराइज होगा? अगर सत्य सामने आएगा तो हिंदू का सत्य इलेक्शन के बीच में पोलराइज, नहीं, और ये सत्य पोलराइज इलेक्शन इनकी के तरफ बीच क्यों में होगा, आएगा। आपकी तरफ क्यों नहीं हो सकता? ये सत्य इलेक्शन ये क्या बात है? यही टाइमिंग था। एक करके कंचना जी भी कुछ करी, विराज एक सेकंड जवाब दीजिए, राजकुमार भाटी भी करें। आ रहा हूं। आप डेट बताइए कब से कब तक का रिपोर्ट है? ये ईएसीपी, यही तो रिपोर्ट है। जी ओके, गौरव मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पक्का आ रहा हूं। अभी रिपोर्ट किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन डिस्क्रेडिट कर दिया, रिपोर्ट ही बेकार है। ये रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, ये रिपोर्ट बीजेपी की आईटी सेल में तैयार की गई है, इसमें कोई सरकारी आंकड़े नहीं है। ये रिपोर्ट 1950 से 2015 तक के आंकड़े बताती है। ना तो 1950 में कोई जनगणना हुई, ना 2015 में कोई जनगणना हुई। जनगणना होती है 31, 41, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 और 21 में इनकी सरकार ने कराई नहीं। 1951 की जनगणना में भारत में 80.56 हिंदू थे, 80.56%, और 2011 की जनगणना में 79.43% कम हुए हिंदू हैं। हिंदू कम हुए ना, इतना 80% से 79% हुए तो कम हुए ना। मैं सर यही बता रहा हूं। और मुस्लिम लगभग 1.07% कम हुए हैं। उस कम होने का कारण भी सुन लो। उस कम होने का थोड़ा सा तो जनसंख्या वृद्धि दर में फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है जी, इसलिए क्या बोल रहे हैं? कई हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया है, मतलब मुझे लगता है कि अभी राजकुमार भाटी जी की जुबानी अगर हम इनकी बात माने तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये खुद मान रहे हैं।